A very big जय हिंद to all of you guys। आप सभी लोग जो मुझे इस वक्त अपने मोबाइल स्क्रीन पर और किसी भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप सभी का मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी और आपका जीएस का टीचर तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो गाइज, उम्मीद है कि पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों को जो भी एक विस्तृत जानकारी दी गई है, एक डेप्थ नॉलेज दिया गया है, उसे आप बाकायदे हजम कर पा रहे होंगे, डाइजेस्ट कर पा रहे होंगे। और जो बच्चे ऐसा अगर सोच रहे होंगे कि हमें चीजें ज्यादा मिल रही हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि हमको अपनी इसी मानसिकता पर काम करना है। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। अगर आप 70 को टारगेट करके चलेंगे, 100 अगर है उसमें से 70 का लेवल टारगेट करके चलेंगे, तो 70 आपको 100 के बराबर मुश्किल लगेगा। मतलब 70 आपके लिए 100% हो जाएगा। लेकिन आप जिस दिन 70 से ऊपर टारगेट करेंगे, 80, 90 और 100 के लिए टारगेट करेंगे, उस दिन वो 70 आपके लिए केवल 70% होगा। तो कहने का मतलब, मेहनत करने से मत कतराइए। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसकी समझ और इसकी जानकारी होना यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीजों से भागना अच्छी बात नहीं है। टॉपिक को कंप्लीट करने में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए बनिस्बत पॉइंट्स को चॉइस करके, चूज करके पढ़ने में। क्योंकि ऐसे में अगर हम चूजी बनेंगे तो एग्जाम भी हमारे लिए चूजी हो जाएगा और वो हमें चूज करेगा या नहीं करेगा, हमें एक शंका होगी। लेकिन अगर हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो हमारा एग्जाम भी कंप्लीट होगा। कोई और ऑप्शन नहीं होगा उसके पास कि वो हमें निश्चित रूप से पिकअप कर ही ले अपनी पोस्ट के लिए। चलिए, इन सारी समझदारी वाली बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप इसको समझ रहे होंगे, हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। और हमने पहले लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसके बाद हम स्विच करेंगे वापस आर्टिकल्स की तरफ। लेकिन यहां पर एक बात की तरफ आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा। वो बात यह है कि जरा आप गौर करिएगा, पहले हमने आर्टिकल, पहले बेस पढ़ा, फिर आर्टिकल्स को पढ़ा, आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारी बेसिक नॉलेज ली, फिर उस बेसिक नॉलेज के दम पर हमने जाके कॉन्स्टिट्यूशन के पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ना शुरू किया, जिसकी वजह से हमें वो समझ में आए। जब पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम पढ़ रहे थे और उसके साथ में उनसे संबंधित छोटी छोटी समितियां पढ़ी, तो वो समितियां हमको समझ में आई। अब जब हम इनको पढ़ चुके हैं तो हमारे पास कई सारे बीच में ऐसे टॉपिक, ऐसे पॉइंट्स आए जिनमें आर्टिकल्स भी दिए थे, तो बात बात में हमने कई सारे आर्टिकल्स भी पढ़ लिए। अब इस बात का प्रूफ आपको आज के टॉपिक में मिलेगा कि पहले जब हमने टॉपिक शुरू किए थे अपने आर्टिकल्स के, अनुच्छेदों के, तो हम 10, 15 या 20 आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे थे। आज मैं पहले आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको गिनवाऊंगा कि आप देखिए किस तरीके से हमारे वीडियो लेक्चर्स के साथ में आपकी नॉलेज कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है। हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और साच को आंच नहीं। यह मैं आपको विद प्रूफ आज दिखा दूंगा। चलिए, मैं शुरू करता हूं आज के हमारे वीडियो के पहले सेगमेंट को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर 4 आपको सेगमेंट दिख रहे हैं, आर्टिकल 63 से 70, 72 से 87, 89 से 97 और 102 से 117 सी, जिसमें बारी है हमारे पहले सेगमेंट को कवर करने की। ठीक है, चलिए, पहला सेगमेंट अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि यहां पर क्लियर कट आर्टिकल 63 से 70 के डिस्क्रिप्शन को उपराष्ट्रपति से संबंधित बताया गया है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित बताया गया है। ओके, चलिए, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें 8 आर्टिकल्स हैं, जबकि हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो उसमें 9 आर्टिकल, 11 आर्टिकल्स थे। ठीक है, राज्यपाल में 9 आर्टिकल होते हैं। मेरी बात को सुनते चलिएगा। 11 उपराष्ट्रपति के लिए होते हैं सीधे सीधे, उसकी पद स्थापना से संबंधित। उसके बाद 9 राज्यपाल के लिए होते हैं, 8 उपराष्ट्रपति के लिए हैं। तो इनकी संख्या को याद रखिएगा। जिस तरीके से हमने यह डिसाइड किया था कि देश का राष्ट्रपति कैसे स्टार्ट करता है, फिर वह क्या होता है, फिर उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसके पावर्स क्या होते हैं, काम क्या होते हैं, आपको याद आ रहा होगा जब हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ा था ना, उसी तरीके से मैं इन आर्टिकल्स को भी आपको पढ़ाना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले एक बार रीड कर रहा हूं, गौर से उनकी तरफ देखिएगा। पहला आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के बारे में कहता है कि एक उपराष्ट्रपति देश का होगा। 64 कहता है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 कहता है कि राष्ट्रपति के स्थान पर उसके कार्य क्या होंगे वह बताता हूं। और 66 के बाद 66 में यह बताया गया कि उसका निर्वाचन यानी इलेक्शन कैसे होगा। 67 में उसकी वर्किंग टेन्योर, पदावधि या कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 68 कहता है कि यदि उसका पद किसी वजह से खाली हो जाता है तब उसको भरने की प्रक्रिया क्या है, किसका, उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का। और 69 शपथ के बारे में, ओथ के बारे में बात करता है। 70 कर्तव्य निर्वहन यानी कि ड्यूटी इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहा है।
अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने हर शब्द को इंग्लिश में एक बार बोल दिया, तो ये हो गया आपका इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि बाकी तो आप हिंदी समझते हैं, तो आप अपने लिए इंग्लिश को बैरियर मत बनाइए। हमारे ना पढ़ने के लिए हजार कारण आप ढूंढ के निकाल लोगे, लेकिन जो पढ़ना चाहता है ना, उसके कलेजे में पढ़ने के लिए एक ही चीज की आग काफी है, वो ये कि आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, माई प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ माई लाइफ। जो पोस्ट आप चाहते हैं उसे आप लेंगे नहीं, लेने पर तो भीख मिलती है। जो पोस्ट मैं चाहता हूं उसे दूसरों के हाथों से, अपने पंजों से छीन लूंगा मैं, या छीन लूंगी। ऐसे ही लोग कुछ कर पाते हैं, वरना बाकी तो फिर आराम तो कर ही रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, कुछ लोगों का यह कहना है कि हमारे पास सारी किताबें हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देना चाहता हूं, किसी का नाम लेकर नहीं, लेकिन अभी मुझे यूज करना पड़ रहा है। अपने जबलपुर में बहुत सारे ऐसे बुक स्टोर है, साहू बुक स्टोर जिसमें बहुत सारी किताबें, गंगा बुक स्टोर बहुत सारी है, सेंट्रल बहुत सारी है, आनंद, विजय, विनय, पता नहीं कौन कौन से हैं। तो वो सारे के सारे अधिकारी बन गए क्या? किताबें रखे रहने से, उनकी पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आपको उसकी समझ को अपने दिमाग तक समझकर लाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक शिक्षक की जरूरत आमतौर पर पड़ती है। कुछ बच्चे बहुत ही बिरले होते हैं जो बिना शिक्षकों का भी काम कर लेते हैं, लेकिन आप अगर उनमें से हैं तो मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अगर आप उनमें से नहीं हैं तो आप खुश रहिए कि आपको टीचर्स ऐसे मिलते हैं कि जो आपको एक्सप्लेन करके चीजों को पढ़ाते हैं, ना कि केवल निर्देश दे देते हैं। चलिए अब इसी चीज को मैं एक व्यवहारिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताता हूं। उपराष्ट्रपति का जब हम पद शुरू करेंगे, आर्टिकल शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, पहले उपराष्ट्रपति के पद को स्थापित करेंगे। तो देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब होगा तो वो कौन होगा? वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब नई समस्या, ये पदेन सभापति क्या होता है? बहुत सिंपल है। यदि किसी को किसी एक पद के मिलने पर गिफ्टेड, यानी एक नया इनाम में दूसरा पद भी मिल जाए, तो दूसरे पद में क्या हो गया? पहला व्यक्ति पदेन हो गया। अब ये मैंने क्यों बोला? पहला, देश का उपराष्ट्रपति अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाता है, तो इसीलिए कहते हैं इसे पदेन सभापति। अभी अपने आप बन जाता का मतलब क्या है, मैं बता रहा हूं। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य वोटिंग करते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति बनता है। और जब बनता है जो भी व्यक्ति, तो उसे क्या मिल जाता है? राज्यसभा का सभापति का पद। तो क्या राज्यसभा के सदस्यों ने सभापति को चुना? नहीं चुना ना, अपने आप बन गया। हां, यह अलग बात है कि राज्यसभा का उप सभापति चुना जाता है, लेकिन सभापति वो होगा जो देश का उपराष्ट्रपति होगा। तो देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बात बताई। देश का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा, और उसके काम, Isn't it simple कि कोई होगा जो ये होगा, फिर वो क्या करेगा? तो वो उपराष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के ना होने पर, उसके एब्सेंस पर या उसके कहने पर राष्ट्रपति पद में जाकर अपने काम संभालेगा। यही तो उसके काम है, इसीलिए उपराष्ट्रपति बोला गया उसे। ओके, फिर ये बात आती है कि अब उस व्यक्ति को चुना कैसे जाएगा? तो वो निर्वाचन की, इलेक्शन की प्रोसेस है उसमें। और इलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य वोटिंग डालते हैं, चाहे वो चुनकर आए हुए लोग हों, चाहे मनोनीत हो। हमने राष्ट्रपति भी पढ़ा था, तो वहां हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स वोटिंग डालते हैं, मनोनीत नहीं। मनोनीत वो होते जिन्हें राष्ट्रपति अपने मन से पोस्ट दे देता राज्यसभा, लोकसभा में, वो लोग वोटिंग नहीं डालेंगे। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात आएगी तो किसे हटाना है और किसे अंदर लाना, सुनना, जब उपराष्ट्रपति की वोटिंग की बात आएगी तो हटाएंगे हम किसको? राज्यों की विधानसभा को, और किसको रख लेंगे? राज्यसभा, लोकसभा को, बस। और किसको ऐड करेंगे इसमें? वो सभी लोग जो मनोनीत हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। तो निर्वाचित भी और मनोनीत भी, सभी किसके लिए वोटिंग करते हैं? देश के उपराष्ट्रपति के लिए। और मनोनीत किसके लिए वोटिंग नहीं करते हैं? राष्ट्रपति के लिए। ओके, ऐसा किया जाता है ताकि जो चुनाव की जो प्रोसेस है वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहे, कोई उस पर उंगली ना उठा सके। ओके, चलिए, तो निर्वाचन भी हो गया। निर्वाचित होगा तो फिर एक निश्चित कार्यकाल के लिए होगा, वर्किंग टेन्योर होगा, पदावधि होगी, पद अवधि। ओके, तो वो आ गया। अब पद अवधि होगी तो पद अवधि समाप्त भी होगी। अच्छा, समाप्त होने के पहले ऐसा भी हो सकता है कि किसी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पहले उनके जीवन काल समाप्त हो जाए।
तब क्या, तो उसकी कंडीशन नहीं बताई कि इसके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खाली पद को कैसे भरा जा सकता है अगर वह खाली हो गया बीच में, तो वो बताया है। अब जब सब बता दिया तो क्या करें भाई साहब, उनको बोलो कि शपथ ले लें। तो ओथ शपथ ले ली उन्होंने, डन। उसके बाद क्या करते हैं, बोले अपनी ड्यूटी करो भाई, कर्तव्य निर्वहन करना है आपको। तो ड्यूटी इंप्लीमेंटेशंस कर रहे हैं। Isn't it simple कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करने के लिए आएगा, वह इस तरह से चुना जाएगा, इतने समय के लिए चुना जाएगा, बीच में कुछ हो गया तो उसका पद ऐसे भरा जाएगा, लो भैया शपथ लो और अपना काम शुरू करो। इजी, सिंपली इट इज टू इजी। बात समझ में आ रही है? जहां चाह वहां राह, जैसा आप चाहोगे चीजें वैसी आपको दिखेंगी। सो सिंपल ये है कि जैसे मैंने आपको बताया उसे उस तरीके से समझ के याद कर लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, और वो नेक्स्ट सेगमेंट है आर्टिकल 72 से आर्टिकल 87 तक। यहां पर समझने वाली कुछ बातें उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। पहले तो मैं सिंपल वाले आर्टिकल आपको बता देता हूं, जैसे आर्टिकल 72 है, ठीक है, इसमें फांसी के क्षमादान का अधिकार है। यह आर्टिकल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं जब हम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स पढ़ रहे थे। तो बाकी की सजाओं के लिए तो है ही, बेसिकली इसको पॉइंट आउट किया जाता फांसी की सजा के लिए, हैंग टिल डेथ। अगर फांसी की सजा दे दी गई है तो राष्ट्रपति के पास क्या पावर है जानते हैं आप? गौर से सुनना कि राष्ट्रपति उसे बदल भी सकता है, आगे भी बढ़ा सकता है, रोक भी सकता है, समाप्त भी कर सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ईश्वर न करे ऐसा हो कि आपको फांसी की सजा मिल गई है और मैं कौन हूं? राष्ट्रपति। तो मैं अगर मान लीजिए कि आपको आने वाली किसी एक 20 तारीख, किसी महीने की 20 तारीख को, जैसे 20 अगस्त को, ईश्वर ना करे 20 अगस्त को अगर आपको फांसी होने वाली है और मैं राष्ट्रपति हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या क्या कर सकता हूं? तो मैं ये भी कह सकता हूं कि नहीं 20 को नहीं, अभी मामला रोक दिया जाए, तो निलंबित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। 20 को नहीं, 3 महीने बाद अगली 20 तारीख को दीजिए, वो भी कर सकता है। यह भी हो सकता है कि नहीं 20 को नहीं, ये समस्या आ सकती है, उसे 19 को ही दे दो, ये भी हो सकता है। जैसे भगत सिंह साहब के साथ भी हो गया था, हालांकि उसमें यह मामला नहीं था, लेकिन एक जानकारी आपको दे रहा हूं कि जो समय निर्धारित किया गया था जनता के आक्रोश को देखते हुए, उसके पहले उनको फांसी दी गई थी, करीब 7 घंटे पहले। बात समझ में आ रही है? और मैं यह भी कह सकता हूं कि नहीं, उसे फांसी की सजा नहीं होगी, रद्द की जाए, या तो कोई बदलाव भी नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई आपको? या लास्ट एक ऑप्शन बचता है कि नहीं फांसी नहीं, उसे उम्र कैद दे दीजिए, आमतौर पर यह हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो 72 में फांसी के समाधान संबंधी अधिकार दिया हुआ है। अब 74, 75 को पढ़ते हैं, 74 और 75 को। उसमें आपको मैंने पहले ही राष्ट्रपति के समय पर बताया था कि राष्ट्रपति के पास उसका एक मंत्रिमंडल होता है जिसके नेता को राष्ट्रपति के द्वारा देश का प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। यह बात है आर्टिकल 74 में। फिर आगे की प्रक्रिया यह है कि उसी प्रधानमंत्री की सहायता से बाकी मंत्रियों का नियुक्ति होता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब इसको एग्जांपल से समझिए। यह पूरा एक सेंटेंस है जिसे 2 आर्टिकल में डिवाइड किया गया है, एक को 74, दूसरा 75। समझिएगा, पहला हिस्सा यह है कि अगर मैं देश का राष्ट्रपति हूं, नहीं ऐसा नहीं, इस बार आपको राष्ट्रपति बनाते, चलो आप राष्ट्रपति हो, खुश हो जाओ, बिल्कुल लौट जाओ, आप राष्ट्रपति हो, सत्यानाश हो जाएगा देश का, लेकिन कोशिश करिए अपने आप को उस पद पे महसूस करिए। आप राष्ट्रपति, पार्ट ऑफ जोक, आप राष्ट्रपति हैं, मैं वो नेता हूं जो उस पार्टी का हेड है जिसने सरकार बनाई है, चुनाव जीता है लोकसभा में बहुमत के साथ में, ठीक है? तो अब मैं सरकार बनाने वाला हूं। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए हमारे बीच में कॉम्बिनेशन कैसे होगा। आर्टिकल 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति, आप हैं, राष्ट्रपति के द्वारा एक मंत्रिमंडल जो होता है उसके हेड को देश का प्रधानमंत्री घोषित किया जाएगा। मतलब मेरी पार्टी में से कुछ लोगों को हम लोग चुनेंगे सर्वसम्मति से, सबके मन से, कि हम लोग कैबिनेट बनाएंगे, हम लोग देश का मंत्रिमंडल बनाएंगे, फलाना फलाना व्यक्ति भी मंत्रिमंडल में होगा, और वो मंत्रिमंडल ये डिसाइड करता है कि अरे नहीं खान साहब, इमरान खान साहब हमारे क्या होंगे, हेड होंगे। तो जब उन लोगों ने मुझे अपना हेड चुना है ना, तो आपको मतलब राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। जरूरी प्रेशर नहीं है, सवाल जवाब आप पूछ सकते हैं, लेकिन बेसिक प्रक्रिया यही है। उसके बाद ये तो आर्टिकल 74 था, 75 में क्या होगा, क्योंकि अभी तो मंत्रियों की नियुक्ति भी बाकी है, वो मंत्री होंगे ये बात पक्की, लेकिन किस मंत्रालय के होंगे ये नहीं पता। तो ये कैसे नियुक्त होता है? आप यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के, मंत्रिमंडल के बाकी
मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मतलब कोई XYZ ऐसा हो सकता है कि फलाना फलाना मंत्री बनेगा, लेकिन कोल मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय है, कौन सा है, ये राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की सहायता से नियुक्त करते हैं। तो ये पहला वाला 74 था, दूसरा वाला 75। गौर फरमाइएगा जरा, एक तरफ बात हो रही है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मंत्रिमंडल होगा, जिसका एक हेड देश का प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये मैंने क्यों गौर करने के लिए बोला, आप आगे देखिएगा अभी। इसके बाद 76 में आइए, महान्यायवादी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है, ये देश के सभी कानूनी मामलों में राष्ट्रपति की सहायता के लिए नियुक्त होता है। किसके द्वारा, खुद राष्ट्रपति के द्वारा, यह प्रसाद पर्यंत होता है। अब मेरी बात को गौर से सुनना जरा, देखना कितना अच्छा चल रहा है। हमने 50 से 52 से 62 क्या पढ़े, राष्ट्रपति के आर्टिकल। इंटेलिजेंसी की बात है बॉस, ये संविधान में किताबों में नहीं दिया है, ये आपको इमरान सर के पास ही मिलेगा, एम एकेडमी में ही मिलेगा, कि हमने 52 से 62 राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। फिर राष्ट्रपति को दिक्कत होगी तो पद कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा आज। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जब काम कर रहे हैं तो उनकी हेल्प के लिए कौन होगा, हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होगा, यानी टोटल मंत्रिपरिषद। समझ में आ रही है। फिर कानूनी मामलों के लिए उनकी कौन, क्योंकि देश वाला मामला तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, कानूनी मामलों के लिए कौन होगा, महान्यायवादी होगा। आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 में आपने पढ़ा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका, ये दो ही चीजों में बांटा जाता है देश को मेन। तो कार्यपालिका के लिए हेल्पिंग में कौन आ गया राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। और न्यायपालिका में उसकी हेल्प के लिए किसको रखा गया है, महान्यायवादी को। देखिए दोनों मर्ज हो गए, ये हेल्प हो रही है किसकी, राष्ट्रपति की। तो अब मामला किसका होना चाहिए, अब वहां जाएंगे जहां देश चलाने से संबंधित सारे मामले उठते हैं, और वो है संसद। लेकिन इसके भी पहले एक बात आती है, इसके पहले बात यह आती है कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, आर्टिकल 78 की बात कर रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कर्तव्य स्वरूप, एज अ ड्यूटी, कर्तव्य स्वरूप क्या करेंगे, राष्ट्रपति को अपने द्वारा किए जाने वाले हर कार्य की या लिए जाने वाले हर निर्णय की जानकारी कर्तव्य स्वरूप देंगे। अब यह बात यहां बीच में कैसे आ गई, तो आप मेरी बात को सुनना भाई। एक तरफ प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल था हेल्प के लिए राष्ट्रपति की, और एक तरफ कौन था, न्याय संबंधी, न्यायपालिका संबंधी, जुडिशियरी संबंधी सारे मैटर्स पे सजेशन देने के लिए कौन, महान्यायवादी। फिर अब आप कहोगे सर कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को तो आपने कह दिया कि वो उनको बताएंगे, महान्यायवादी का बताने का तो नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो इनकी ड्यूटी फिक्स करनी पड़ेगी। लेकिन महान्यायवादी कौन है, इसको तो खुद राष्ट्रपति ने रखा है, तो वो तो राष्ट्रपति के कहने पर ही कार्य करेगा। तो अब राष्ट्रपति को बताने की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि वहां राष्ट्रपति बोल रहा है। लेकिन ये लोग तो अपने से भी कार्य करेंगे, लेकिन किससे पूछेंगे, हेड से। तो इसलिए बीच में एक आर्टिकल डाला गया 78 आर्टिकल में आपको एक चीज गौर करनी है कि 78 आर्टिकल का जस्ट अपोजिट होता है 87, और वहां एरो लगा हुआ है। क्यों, आगे इस पर बात करेंगे। हम आते हैं भारत के सबसे नकारात्मक लोग। मैं याद करने के लिए आपको बोल रहा हूं, इस पर किसी को आपत्ति हो तो उसके लिए क्षमा। भारत के सबसे नकारात्मक लोग सारे एक साथ कहां बैठे हैं, संसद में। भारत के हैं मतलब लकी नंबर 7, नकारात्मक लोग है तो मतलब 9। तो 79 में क्या आ गया, संसद। अब संसद किससे किससे मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। सीक्वेंस में नाम लेने की आदत डालिए, बहुत काम आएगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो संसद में राष्ट्रपति तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अलग करो। अब बचा राज्यसभा, लोकसभा। तो संसद 79, राज्यसभा 80 और 81 में आ गया लोकसभा। आगे देखो क्या होता है। 81 में अगर लोकसभा आ गई है तो लोकसभा तो तब तक चुनाव नहीं हो सकते ना जब तक परिसीमन ना हो। परिसीमन आपने पढ़ा है, डिलिमिटेशन आपने पढ़ा है कि उसके बिना काम के कागजी कार्रवाई के लोकसभा चुनाव हो ही नहीं सकते। तो लोकसभा के निर्देश दिए गए और परिसीमन 82 में डिसाइड किया गया। तो 82 में परिसीमन है। अब अगर परिसीमन होगा तो फिर क्या होगा, लास्ट आर्टिकल जो इस सेगमेंट का वो है क्या, 85, जहां संसद का लोकसभा भंग भी हो सकता है। आर्टिकल 85 में लोकसभा के भंग, विघटन या सत्रावसान, ये सत्रावसान, भंग, विघटन सुन के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए होंगे। भाई विघटन का क्या मतलब होता है, आपको भी पता है, उसका समाप्त होना। सत्र मतलब होता है सेशन, अवसान का मतलब होता है कम होना या समाप्त होना। तो सेशन का क्लोजिंग। और भंग होना तो आप भी जानते हैं, कुछ नहीं होता है हिंदी इंग्लिश, आपसे सब कुछ बनता है, बस भरोसा करिए अपने ऊपर, विश्वास कीजिए।
और जो बच्चे एमपीपीएससी देना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश के चक्कर में हिंदी से भाग रहे हैं, तो आप मेंस कैसे लिखेंगे जहां पूरा पेपर एक हिंदी में आना है, हिंदी सब्जेक्ट का है, और दूसरा एक पेपर ऐसे राइटिंग है जो हिंदी में करना है, उसमें क्वालिटी की जरूरत होती है। आज आप अगर इन चीजों को साथ में लेकर चलेंगे तो आप सीखेंगे, और जो व्यक्ति सीखता है वही व्यक्ति जीतता है। ओके, चलिए, तो मैंने आपको बताया कि इसके साथ में 85 के भंग विघटन होने के साथ में आर्टिकल 87 की बात आती है। जहां 78 बोला था हमने, 78 का अपोजिट है 87। तो 78 में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को बता रहे हैं। तो क्यों ना जहां नंबर उल्टे हो रहे हैं वहां अपन प्रोसेस को भी उल्टा कर दें कि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल यानी संसद, स्पेशली लोकसभा को कुछ बताएं। और चूंकि हमारे देश का, हमारे घर का हेड कुछ बता रहा है, तो उसे हम एक स्पेशल नाम दे देंगे, और वो क्या है? राष्ट्रपति का विशेष भाषण, जिसे विशेष अभिभाषण कहते हैं। इंग्लिश वर्ड आप अपना ढूंढ सकते हैं, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। ओके, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इसका सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर मुझे मेरे घर से कहीं जाना है तो मैं अपने माता और पिताजी से पूछ कर जाऊंगा, लेकिन अगर पिताजी को कहीं जाना है तो वो मुझे केवल बता कर जाएंगे कि बेटा मैं यहां जा रहा हूं, मम्मी को बता देना। क्या वो मुझसे भी पूछ कर जाएंगे? नहीं, लेकिन उनके बताने का मतलब भी यही है कि मम्मी को बता देना मैं यहां जा रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और जब मैं भी उनसे पूछ रहा था तो एक तरीके की इंफॉर्मेशन ही दे रहा था। तो जो बड़ा है उसके लिए वर्ड चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है आर्टिकल 89 से 97। अब आप ये समझो कि कुछ एक्चुअली बचा ही नहीं है पूरे वीडियो में, बहुत इजी है। 89 से 97 में आपको देखिए कौन कौन से आर्टिकल मिल रहे हैं। एक जैसे आर्टिकल मिलेंगे 89, 90, 91, 92, और फिर 93, 94, 95, 96, और अलग से 97 को रख लो। 7 इज फॉर सक्सेस को, यानी टोटल कितने आर्टिकल हैं? 9 आर्टिकल। कहां से शुरू हो रहे हैं इस पर ध्यान रखिएगा। 89 कैसे बांटना है? 1 2 3 4, 4 आर्टिकल इधर, 1 2 3 4, 4 आर्टिकल इधर, 4 4। मैं क्यों इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं? सर गणित थोड़ी पढ़ रहे हैं, गणित ही इंपॉर्टेंट है, ये अपना अपना लॉजिक है, ठीक है। तो यहां पर 4, यहां पर 4, और बीच में 1 रख दिया हमने, वो लास्ट वाला होगा 97। अब क्या करना है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि चीजों के सीक्वेंस की तरफ जाइए। तो सीक्वेंस में हमने क्या किया था? संसद में पहले क्या आएगा? राज्यसभा, फिर लोकसभा। तो पहले 4 आर्टिकल राज्यसभा, दूसरे 4 आर्टिकल लोकसभा। और बनी बात है कि जो सिंगल होगा उसमें दोनों की बात हो रही होगी। इतना तो समझ गए ना? 4 राज्यसभा, 4 लोकसभा, और 1 जो है वो क्या है? दोनों के बारे में बात करेगा। अब सुनना मेरी बात को। लोकसभा नहीं, सॉरी, राज्यसभा। राज्यसभा में कौन कौन होता है मेन चलाने वाला? उसको सभापति और उपसभापति। और लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? सभापति, उपसभापति राज्यसभा के, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा की बात हो रही है तभी सभापति और उपसभापति भी बोल रहे हैं अपन। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा की बात हो रही है। तो शुरू के 4 आर्टिकल जो है 89, 90, 91, 92, ये 4 आर्टिकल राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के लिए। फिर 93, 94, 95, 96, ये 4 आर्टिकल लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। अब इसमें करना क्या? बहुत सिंपल है। हम पहले पहला वाला लेते हैं, 89, 90, 91, 92। तो सबसे पहले अब आप आर्टिकल की तरफ देखो तो क्या लिखा है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति। इट सिंपल, नियुक्ति ही तो होगी। तो सभापति और उपसभापति की नियुक्ति होगी, तभी तो हम उसे या तो पद से हटा पाएंगे या वो त्याग पत्र देगा। बात समझ में आ रही है? नियुक्ति के बाद ही क्या होगा? वो त्याग पत्र देगा या हम उसे हटा पाएंगे, और दोनों नहीं होगा तो सिंपली उसकी क्या होगी? वर्किंग टेन्योर, पदावधि पूरी होगी। किसकी? सभापति और उपसभापति की। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद बनी बात है कि अब दोनों के काम बताए जाएंगे। दोनों के काम कैसे? सुनिएगा। सभापति के कार्य और सभापति के ना होने पर उपसभापति के द्वारा सभापति के कार्य। क्योंकि भाई जैसे उपराष्ट्रपति का काम राष्ट्रपति के ना होने पर या उसके कहने पर उसके पद को संभालना है, ऐसे ही उपसभापति का काम भी सभापति के काम को संभालना है। तो पहले हमने क्या किया? नियुक्ति कर दी सभापति और उपसभापति की। दूसरे में या तो वो अपनी वर्किंग टेन्योर पूरी करेगा, या तो उसे पद से हटा दिया जाएगा, या फिर वो खुद त्याग पत्र दे देगा। तो ये उसके बाद होगा। और अगर नियुक्ति हो रही है तो त्याग पत्र वाली बात आ रही है, तो अब उसके बाद अगर वो काम कर रहा है तो उसके काम बता दिए गए। और एक चौथे नंबर पे, चौथे आर्टिकल में इसका जो एक क्लॉज बताया गया, वो क्या क्लॉज बताया गया है?
कि जब सभापति और उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी, जो कि महाभियोग के जैसी होती है, महाभियोग के जैसी होती है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए लगेगा, महाभियोग के जैसी होती है। तो जिस समय पर सभापति और उपसभापति को हटाने की प्रोसेस चल रही होगी, वो दोनों ही उस समय पर अपने पद में नहीं होंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही टाइम में दोनों को हटा दे। या तो उपसभापति के ऊपर चल रही होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो चलेगा, वो तो पद वैसे ही खाली रहता है क्योंकि सभापति संभाल रहा है। लेकिन अगर सभापति के ऊपर प्रोसेस चल रही होगी तो फिर उपसभापति उस समय पर अपने पद पर रहेगा, लेकिन सभापति यानी देश के उपराष्ट्रपति सभापति के पद पर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले क्या बोला, पहला आर्टिकल 4 बोले ना, तो पहला क्या बोला मैंने कि नियुक्ति होगी, दूसरा क्या मैंने बोला कि त्यागपत्र पदावधि इत्यादि, तीसरा मैंने क्या बताया कि उसके काम क्या होंगे, और चौथा मैंने आपको यह बता दिया कि किस तरीके से जब उन पे ऊपर प्रोसेस चल रही होगी तो वो किसी भी सूरत में अपने पद पर नहीं रहेंगे, निलंबित रहेंगे, वहां से बर्खास्त रहेंगे उस समय पर। अब यही 4 पूरे के पूरे सेम आर्टिकल 93, 94, 95 और 96 में केवल आप इतना लिख दीजिए, समझ तो आप गए होंगे, केवल आप इतना लिख दीजिए जहां जहां पर सभापति आया वहां लोकसभा अध्यक्ष कर दीजिए, जहां पर उपसभापति आया था वहां उपाध्यक्ष कर दीजिए। तो आर्टिकल 93 क्या बोल देगा, सिंपल है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति। 94 क्या बोलेगा कि उनका त्यागपत्र हटाया जाना या फिर उनकी पदावधि। 95 क्या बोल देगा, सिंपल है कि उनके काम क्या होंगे, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के। और 96 कह देगा कि जिस समय पर लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो उस समय वे अपने पद पर नहीं होंगे, निलंबित होंगे, पीठासीन नहीं होंगे। शुद्ध शब्द। इज इट सिंपल? 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97 में सक्सेस जब पैसा मिल जाता है तो 97 में दोनों इधर के राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही जो चारों लोग थे ना, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 97 की बात कर रहा हूं, इन चारों लोगों के वेतन और भत्ते संबंधी बातें कहां बताई गई हैं, 97 में। सो दिस इज द आर्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम 89 to 97. Now let's move on to the next and the last part of today's article session, and that is started from article number 102, then next is about the article number 108, then next the article number 110, 110, फिर उसके बाद 111, 111, फिर 112, 112, फिर 117 का C included continuous with the article 266 and 267. ठीक है, इसमें से कुछ आर्टिकल तो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि आर्टिकल 108 में क्या बताया गया है, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। ओके, और आर्टिकल 110 में 110 में क्या बताया गया, धन विधेयक, मनी बिल। डन। तो ये 2 आर्टिकल तो मैं आपको पहले ही डिटेल दे चुका हूं जब राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही थी। ओके, जब राज्यसभा के बारे में बात हो रही थी, जब लोकसभा के बारे में बात हो रही थी, हर बार इसको रिपीट किया है। तो अब इस समय उसकी जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने अगर उसे ध्यान से नहीं सुना है, याद नहीं आ रहा है, तो जाइए उस वीडियो को फिर से ओपन करिए, देखिए, अपने नोट्स को कंफर्म करिए। डन। चलिए आर्टिकल 102 में आते हैं। 102 को थोड़ा हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन इसका मूल तथ्य यह है कि लाभ के पद संबंधी अनुच्छेद। लाभ का पद, लाभ किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं। 100 रुपए की कोई चीज अगर मैंने ली और उसे मैं 110 रुपए में बेचूं, तो कोई दूसरा व्यक्ति आकर ये कहे कि तुम्हें तो 110 रुपए का फायदा हुआ है, गलत बात है, मुझे केवल 10 रुपए का फायदा हुआ है। इतनी मैथ तो आपसे भी बनती है, अपना फायदा तो सब समझते हैं। कहने का मतलब जितना निर्धारित किया गया हो, जब उससे ज्यादा मिलता है तो वह लाभ का पद होता है। कहने का मतलब इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि पहले से ही किसी पद पर है तो वह अन्य किसी पद को, सरकारी पद को नहीं संभाल सकता, क्योंकि वह लाभ का पद कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारे देश में किसी भी राज्य का गवर्नर या मंत्रिमंडल के सदस्य और लोकसभा अध्यक्ष या देश का सभापति इस कैटेगरी में नहीं आते। बात समझ में आ गई? उसका कारण भी है। उसका कारण यह है कि इन सभी को राज्यपाल को थोड़ा किनारे करिए, चाहे हम सभापति की बात करें, चाहे लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, चाहे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों की बात करें, इन सभी को एक पद की सैलरी मिलती है, भले वो दूसरे पद में रहे। तो लाभ तो हो ही नहीं रहा, तो लाभ का पद नहीं है। अब गवर्नर की बात मैं करूं तो एक गवर्नर एक से अधिक राज्यों का गवर्नर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब गवर्नर के आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो गवर्नर
एक से अधिक राज्यों का गवर्नर हो सकता है जरूरत पड़ने पर, लेकिन सैलरी या तो किसी एक राज्य के द्वारा मिलेगी जो उसकी निर्धारित की गई है संविधान के द्वारा नहीं, संसद के द्वारा, या फिर उतनी सैलरी को वो एक से अधिक राज्य मिलकर देंगे, तो लाभ तो उसे भी नहीं हुआ। तो जब लाभ हुआ ही नहीं तो लाभ का पद वो हुआ ही नहीं। अब बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आप सरकारी नौकरी पे आप सोचे कि हम कोई दूसरा सरकारी नौकरी का काम भी कर लें, नहीं कर सकते। लाभ का पद संबंधी है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। अब इसको रिलेट कैसे करना जरा देखिएगा। 1 0 2, 1 मतलब एक आदमी, 0 मतलब धन, 2 मतलब दो जगह। एक आदमी धन दो जगह से नहीं कमा सकता, एक आदमी धन दो जगह से नहीं कमा सकता। फिर से सुनिए, एक आदमी धन दो जगह से नहीं कमा सकता। तो 102 में आता है लाभ के पद संबंधी अनुच्छेद। 108 आप पढ़ चुके हैं, 110 भी आप पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं 111। अब ये 111 क्या है, गौर से देखिएगा। 1 1 और 1 एक क्या है, यूनिक वाली बात हो रही है ना। एक राज्यसभा, एक लोकसभा, और इन दोनों को संसद में कौन पूरा करता है, 1 राष्ट्रपति। तो बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि कोई भी जो बिल आता है, विधेयक जो होता है, वो किस तरीके से चलता है। तो आपको भी मैंने पहले बताया है कि कोई भी बिल अगर आएगा तो पहले या तो राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक में आएगा, और वहां से पास होगा 2/3 बहुमत से, 2/3 फेवरेबल वोटिंग से, तो अगले सदन में जाएगा, और वहां से भी अगर 2/3 बहुमत से पास हो गया तो फिर सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति ने अगर उस पर सिग्नेचर हस्ताक्षर कर दिए तो वो देश का एक कानून बन जाएगा जो संशोधन के पश्चात होगा या डायरेक्टली बनेगा। बात समझ में आ गई आपको। तो एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, तो ये तीनों के बारे में 111 में बताया गया है। अब चूंकि 1 भी है तो यूनिक भी कुछ होगा। यूनिक ये है कि यदि राज्यसभा और लोकसभा या लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास हो जाए और राष्ट्रपति नहीं चाहते कि वह लागू हो, तो राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। राष्ट्रपति के आर्टिकल में मैंने आपको सारे वीटो पावर बताए हैं, सारे के सारे वीटो पावर बताए हैं, जिनमें से अब तक केवल राष्ट्रपति के द्वारा जेबी वीटो का उपयोग किया गया है, ज्ञानी जैल सिंह 1986 डाकघर संशोधन अधिकार संबंधी अधिनियम में। तो पॉकेट वीटो उसे बोलते हैं। तो इसी आर्टिकल में राष्ट्रपति के वीटो पावर के लिए भी बताया गया। मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूं, सुनिए। आर्टिकल 111 में यह बताया गया कि किस तरीके से कोई विधेयक संसद में पास होता है और राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है। साथ ही इस आर्टिकल में यह भी बताया गया कि कैसे राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का उपयोग करके उसको वहीं के वहीं रोक सकते हैं या आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दिस वॉज अबाउट द आर्टिकल नंबर 111। अब आते हैं 112 में। एक रुपए करके 2 रुपए कमाना। फिर से सुनिए, एक रुपए करके 2 रुपए कमाना, यही तो हमारे घर का बजट है। आपके मम्मी पापा कैसे पैसे जोड़ रहे हैं, एक रुपए कर 2 रुपए बनाते हैं। तो देश का बजट वाला आर्टिकल कहां आता है, जिसे कहा जाता है क्या, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसे शॉर्ट में बजट कहा जाता है। याद रखिए, जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको बजट पूरा अलग से एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कहां से आया, क्या वर्ड है, क्या क्या उसके फैक्ट्स हैं। तो एक रुपए कर 2 रुपए कमाना, यही बजट है जिसके बारे में बताया गया। देश का बजट आप भी समझते हैं, सुना तो है ही। लेकिन इसी बजट के अंदर देश की संचित निधि, गौर से सुनिए वर्ड, सा से संचित निधि, हमारा एक टेक्निक है ना पढ़ाने का, सा से सा का रिलेशन, ठीक है। तो देश में बजट के ही अंदर संचित निधि का भी प्रावधान है। तो जब आपको यह पता है कि आर्टिकल 112 में बजट है और संचित निधि बजट के अंदर ही रखी जाती है, निर्धारित की जाती है, तो 112 के बाद कहीं ना कहीं कहां आएगा, वो कहां आएगा, जहां पर कोई नंबर सा से आता होगा। तो 2 के बाद 3 4, इकाई का नंबर लेते हैं ना, 3 4 5 6 7 7। तो आपसे पूछा जाए कि संचित निधि कौन से आर्टिकल में, तो आप कहेंगे 117 में, 117 में। लेकिन 117 में भी क्लॉज है ABCD, तो उसमें भी संचित निधि किस में आता है, ए में नहीं, बी में नहीं, सी में। सा 117 के सी में संचित निधि, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड, के बारे में बात की गई है। ओके, ये कैसे टेक्निक भिड़ाई है हमने, उसको आप समझ रहे होंगे। दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, नंबर दिया गया है। डन। चलिए, इसके बाद अब संचित निधि के आखिरी 2 आर्टिकल और 5 मिनट में आप फ्री मैक्सिमम। और वो आर्टिकल क्या है, 266 और 267, सॉरी
266 और 267। ओके, अब ये मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं इतना जंप करके? एक्चुअली 117 के सी में यह बताया गया है कि संचित निधि होगी, लेकिन कैसे होगी, किसका कमांड होगा, कौन उपयोग कर सकता है, कब उपयोग हो सकता है, कब नहीं किया जाएगा, यह सारी डिटेल दी गई है 266 में। और संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड के जैसा ही एक और निधि होता है जिसे आकस्मिक निधि कहते हैं, कंटिजेंसी फंड। तो अगर 266 में संचित निधि है तो 267 में जस्ट आफ्टर क्या हो जाएगा? ठीक उसके बाद आकस्मिक निधि। डन। देखिए, हमने पढ़ा काफी सारा है, लेकिन अगर आप इसे एक बार देखने के बाद वीडियो जब दोबारा देखेंगे या अपने नोट्स को रीड करेंगे ना, 10 मिनट के अंदर पूरा नोट फिनिश हो जाएगा। इट्स माय प्रॉमिस। अगर पहली बार आप काम कर रहे हैं और पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ काम कर लेते हैं तो कभी दिक्कत नहीं आती है। अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए, कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता। हम आपके साथ वो कर दिखाएंगे जिसकी भूख है, जिसकी तलाश है आपको। अगर यहां आग है ना तो साथ में चलिए, और अगर यहां खाली है तो जाइए, फिर आपके लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। डन। तो आज के आर्टिकल्स यहीं तक। इन आर्टिकल्स को अच्छे से रिपीट करिए। जहां भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है मुझे तुरंत व्हाट्सएप करिए, एंड आई विल गिव ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर टू यू। सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा। डन। चलिए, अपने एफर्ट के साथ, अपने विषय के साथ लगे रहिए। बहुत जल्दी अंदर की खबर है, बहुत जल्दी बहुत सारे एग्जाम्स अनाउंस होने वाले हैं। डेट नहीं है लेकिन एग्जाम अनाउंस होने वाले। इट इज फॉर श्योर, फॉर कंफर्म। 2021 वन इज अबाउट यूनिक होगा, पॉजिटिवली यूनिक, पॉजिटिव को ही कहा जाता है। डन। सो अब आज के वीडियो में इतना ही। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली, एंड टेक केयर ऑफ योर करियर प्लीज। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।